भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्कूल की वो थोड़ी बोरिंग सी हिस्ट्री क्लास, है ना, जिसमें बस तारीखें थी, धाराएं थी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है? तो आज हम इसी कहानी को जानेंगे। क्योंकि नहीं, ये सिर्फ कानून के सूखे हुए पन्ने नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा किस्सा है जो हमारे इतिहास की गहराइयों में कहीं छिपा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे इतिहास की सबसे मसालेदार कहानियों में से एक है। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा है, जुनून है, आंसू हैं और आज़ादी की एक ऐसी जिद है जिसने एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में चलते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। पूरे भारत में क्रांति की एक लहर सी दौड़ रही थी और अंग्रेज, सच कहूं तो वो डर गए थे। उन्हें ये लगने लगा था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ उनके हाथ से निकल जाएगा। और जब कोई डरता है तो वो कुछ ना कुछ तो करता ही है। इसी डर का नतीजा था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसे लाया तो गया था भारतीयों को खुश करने के दिखावे के लिए, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा धोखा था। और इस धोखे का जो मेन टूल था ना, वो था द्वैध शासन, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरकी। सुनने में लगता है दो लोगों का राज, सिंपल, लेकिन असल में ये पावर को बांटने का एक बहुत ही शातिर तरीका था। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता था। अब देखिए ये बंटवारा कितनी चालाकी से किया गया था। जो सिरदर्दी वाले काम थे, जिनमें जिम्मेदारी ज्यादा थी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती-बाड़ी, वो सब दे दिए भारतीय मंत्रियों को। लेकिन असली पावर, असली मलाई कहाँ थी? पैसे में, कानून व्यवस्था में, पुलिस में। वो सब गवर्नर ने अपने पास आरक्षित यानी रिजर्व्ड रख लिए। और सबसे बड़ी बात, गवर्नर किसी को भी जवाब देने के लिए मजबूर नहीं था। तो हुआ क्या? भारतीयों को स्कूल और अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी तो मिल गई, पर उनकी जेब खाली थी। उनके पास कोई असली अधिकारी नहीं था। जैसा कि कहा भी गया है, ये शक्ति के बिना जिम्मेदारी की एक दुखद कहानी थी। अच्छा, इस डायरकी के अलावा भी इस एक्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट बदलाव हुए। जैसे आज हमारी लोकसभा और राज्यसभा है ना, वैसी ही 2 सदनों वाली विधायिका पहली बार सेंटर में बनी। देश में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की भी शुरुआत हुई। भले ही वोट देने का हक बहुत ही कम लोगों को मिला। और लंदन में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर का ऑफिस भी बनाया गया। अब जाहिर सी बात है, 1919 के इस धोखे से पूरे देश में गुस्सा तो था ही, और इस गुस्से की आग में घी डालने का काम किया साइमन कमीशन ने। यह हमारी कहानी का अगला बहुत इमोशनल मोड़ है। देखिए, हुआ ये कि 1919 के एक्ट में लिखा था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा के लिए, मतलब एक रिव्यू के लिए, एक कमीशन बनेगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इतनी जल्दी थी कि 10 साल का इंतजार भी नहीं किया। 1927 में ही, यानी 2 साल पहले ही, साइमन कमीशन बना दिया। और सबसे बड़ी बेइज्जती वाली बात क्या थी? सोचिए, भारत का भविष्य तय होना है और उस कमीशन में एक सिंगल भारतीय सदस्य तक नहीं था। ये तो सीधे सीधे हमारे स्वाभिमान पर हमला था। और इस अपमान ने वो कर दिखाया जो बहुत मुश्किल था। इसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। हर शहर, हर गली से बस एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पूरे देश की आवाज थी। पंजाब में इस विरोध को लीड कर रहे थे शेर-ए-पंजाब लाला लाजपत राय। उन पर पुलिस ने इतनी बेरहमी से लाठियां बरसाईं कि कुछ ही दिनों बाद वो शहीद हो गए। लेकिन जाते जाते वो जो कह गए, वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। लालाजी के बलिदान और पूरे देश के विरोध ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। तो जवाब में वो एक और कानून लेकर आए, भारत शासन अधिनियम 1935। और ये एक और जाल था। बस इस बार का जाल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और देखने में ज्यादा खूबसूरत था। इस बार वादे और भी बड़े बड़े थे। एक ऑल इंडिया संघ बनाने का वादा किया, जो कभी बना ही नहीं। कहा कि प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी दे रहे हैं, लेकिन असली वीटो पावर तो गवर्नर के पास ही रख ली। और मजे की बात देखिए, जो द्वैध शासन प्रांतों से हटाया था ना, उसे उठाकर केंद्र में लागू कर दिया। मतलब एक हाथ से दिया और दूसरे से झपट लिया। शक्तियों को बांटा भी गया। 3 लिस्ट बनाई गईं, संघीय, प्रांतीय और संवर्ती, ये तय करने के लिए कि कौन किस पर कानून बनाएगा। लेकिन यहां भी एक लेकिन था। कोई भी नया विषय, कोई भी नई पावर जो इन लिस्ट में नहीं थी, उसे अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। वो किसे मिली?
वाइसरॉय को, यानी असली कंट्रोल अभी भी उन्हीं के हाथ में था। और इतने बड़े बड़े सुधारों का ढिंडोरा पीटने के बाद जानते हैं वोट देने का हक कितने लोगों को मिला? पूरी आबादी का सिर्फ लगभग 10%। ये थी असलियत उस तथाकथित आज़ादी की। हाँ, ये सच है कि ये एक जाल था, लेकिन इस जाल के कुछ ऐसे नतीजे भी हुए जो आज तक हमारे साथ हैं। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की नींव इसी से पड़ी। जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसका शुरुआती ढांचा भी इसी एक्ट के फेडरल कोर्ट से आया। इसी कानून के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया और लंदन वाली भारत परिषद को भी खत्म कर दिया गया। तो अब तक की कहानी धोखे की थी, जाल की थी, लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अब आने वाला है कि कैसे जो हथियार हमें कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे, वही हमारी आज़ादी के औजार बन गए। देखिए, इन एक्ट्स ने भले ही अनजाने में भारतीयों को सरकार चलाने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे दिया। एक तरह से ट्रेनिंग हो गई। 1919 के एक्ट की नाकामी ने हमें सिखाया कि पावर को कैसे नहीं बांटना चाहिए, और 1935 के एक्ट ने हमारे अपने संविधान के लिए एक तरह से एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशों ने हमें एक अधूरा संविधान थमा दिया था? इसका जवाब है हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने हमें एक अधूरा ढांचा दिया और हमने उसी ढांचे को पूरा करके, उसी को मजबूत करके उनका ही शासन हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत विडंबना है। जो जाल उन्होंने हमारे लिए बिछाया था, वही जाल आखिर में हमारी आज़ादी का रास्ता बन गया।